Good morning to all my dear students. Now let's start our regular syllabus. और इधर उधर की बातें मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, लेकिन रेगुलर सिलेबस पहले स्टार्ट करते हैं। और हमारे सिलेबस के दो पार्ट होंगे। वन पार्ट इज इनकम टैक्स, लिख लो आप साथ साथ, वन पार्ट इज इनकम टैक्स, और ये होगा कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। सिलेबस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज इनकम टैक्स, और ये हो गया, ये हो जाएगा 50 मार्क्स का। दूसरा पार्ट आएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज अगेन ऑफ 50 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट द रेगुलर सिलेबस। जनरल बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। इंस्टेड के स्टार्टिंग में 1 आवर का लेक्चर जनरल बातों पे दें, वो बीच बीच में चलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर रेगुलर सिलेबस। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? इनकम टैक्स, 50 मार्क्स। अदर पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज अगेन 50 मार्क्स। बुक आई थिंक अभी आपको मिली होगी सिर्फ एक, गेटिंग वन बुक। इनकम टैक्स की मिली है वॉल्यूम 1। इनकम टैक्स की एक और बुक है वॉल्यूम 2, वो आपको मिलेगी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक बुक है। तो टोटल मिलेंगी 3 बुक्स। अभी मिली है आपको एक बुक, इनकम टैक्स वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 अभी मिलना है, और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स की बुक मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इनकम टैक्स। और जो बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है इस बुक में, वो है हाउ टू कंप्यूट इनकम एंड हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। दिस चैप्टर विल स्टार्ट टुडे, हाउ टू कंप्यूट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बुक कभी निकालने की जरूरत नहीं, पर जस्ट देख लो, क्योंकि मैं सारा पार्ट आपको यहाँ लिखवाऊंगा क्लास के अंदर। 100% क्लास में लिखवाऊंगा आपको, साथ में सारी प्रॉब्लम्स क्लास में करेंगे। ये एक्स्ट्रा स्टडी के लिए है बुक, जो है ये एक्स्ट्रा स्टडी के लिए है, या प्लस बीच बीच में बुक को हम यूज़ करेंगे। अभी नहीं, अभी तो रजिस्टर पे आप लिखना, मैं नोट कर, अभी मैं लिख रहा हूँ कुछ पार्ट, नोट आप नोट कर लीजिए साथ साथ, ठीक है? लेट्स राइट डाउन, आप साथ साथ नोट कर लो, मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करिए। टॉप पे लिखिएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। Income Tax Act 1961. Let's write the detail. In order to tax any particular income, in order to tax any income, कर लीजिए, in order to tax any income, in order to tax any income, comma, it will be divided into 5 different categories of income. It will be divided into 5 different categories of income. Into 5 different categories of income. Income Tax Act 1961, in order to tax any income, it will be divided into 5 different categories of income, which are called heads of income. 5 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करेंगे, और उन 5 कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ इनकम, कैटेगरीज ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। एंड सच हेड्स आर एज गिवन बिलो। are called heads of income, and such heads are as given below. Let's see कौन कौन से हेड है। फर्स्ट हेड नोट करिए आप, सैलरी। फर्स्ट हेड इज कॉल्ड सैलरी। इसके आगे इसके सेक्शन नोट कर लीजिएगा। सेक्शंस आर 15 to 17। सेक्शन का मतलब क्या है, सारे पार्ट का मतलब क्या है, अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पार्ट अभी और आप नोट कर लो, फिर सारे को अंडरस्टैंड करेंगे ये है क्या। फर्स्ट इज सैलरी।
Sections are 1, 5 to 1, 7, 15 to 17. The other is house property. Second head हमारा है house property. Second head is house property. इसके सेक्शंस हैं 22 से लेकर 27 तक. (22 to 27). सेक्शंस 22 से लेकर 27 तक. थर्ड हेड हमारा है बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन. बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, इसके सेक्शंस है 28 से लेकर 44 DB तक. 28 टू 44 DB. मीनिंग सारे का भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और लिख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज कैपिटल गेन्स. नेक्स्ट हेड हमारा है कैपिटल गेन्स. नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स. सेक्शंस आर 45 से लेकर और 55A तक. कैपिटल गेन्स 45 टू 55A. और लास्ट कैटेगरी है अदर सोर्सेज. The last head is 56 to 59 other sources. And let's understand this part. अब इतनी बात समझ लेते हैं क्या लिखा हमने, इसका मतलब क्या है. देखिए, हमारे पास टैक्सेशन पेपर जो है, टैक्सेशन पेपर 100 मार्क्स ऑफ कोर्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज इनकम टैक्स एंड द अदर पार्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स. 50 मार्क्स ये है, 50 मार्क्स ये है. तो पहले हमने स्टार्ट किया इनकम टैक्स का पार्ट और फिर हम टेकअप करेंगे बाद में इनडायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स का पार्ट लेंथी पार्ट है, करीब 50 क्लासेस से ज़्यादा लगती है इनकम टैक्स में. और ये जो पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स का ये छोटा पार्ट है, इसमें करीब 25 क्लासेस लगती है. मोर देन 50 आर रिक्वायर्ड इन इनकम टैक्स, मे बी 53-54 क्लासेस ईच ऑफ 4 आवर्स. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें 25 क्लास लगती हैं ऑलमोस्ट ईच ऑफ 4 आवर्स. तो पहली बात तो आपको ये क्यों है, जब मास बराबर है 50-50 तो सिलेबस भी तो 50-50 हो. सिलेबस 50-50 नहीं है, मास 50-50 है. उसका रीज़न ये है, ये इनडायरेक्ट टैक्स अभी तक आपके सिलेबस में IPCC लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स था ही नहीं. ये सारा CA फाइनल में था. और IPCC लेवल पे आपके लेवल पे खाली इनकम टैक्स पढ़ाते थे, लेकिन स्टूडेंट ने कहा नहीं, इन स्टूडेंट को आप इनडायरेक्ट टैक्स पे अब हम पढ़ाएंगे, इनको एक्सपोजर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स का भी. ये फाइनल वाला सिलेबस इनके सिलेबस में भी डालो. डिफ़िकल्ट तो हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो लेकिन स्टूडेंट ने कहा कोई बात नहीं, ये हम इस तरह से सिलेबस डिज़ाइन करेंगे कि उसके मार्क्स बराबर कर देंगे ताकि स्टूडेंट का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो जाए. आप बताओ 25 क्लास 50 मार्क्स, 50 क्लास 50 मार्क्स, आप किसको ज़्यादा लाइक करोगे? 25 क्लास 50 मार्क्स. तो अपने आप स्टूडेंट पढ़ लेंगे इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स इसका. और ये अभी तक फाइनल में होता था. ये अभी नवंबर 14 जो एग्जाम है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 14 से. अब आपका नेक्स्ट एग्जाम आएगा आपका मई 15, मतलब ये 6 मंथ पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब सेकंड पेपर होगा आपका. तो एनीवे वो हमें इंस्टीट्यूट 25 क्लास का सिलेबस दे दे, हमें 50 का दे दे, हमें 100 का दे दे, हमें तो वो करना ही करना है, बिकॉज एग्जाम पास करना तो करना ही पड़ेगा. तो ये तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के आपको बता रहा हूँ कि 25 मार्क्स, 25 क्लास 50 क्लास, वो तो जितनी भी क्लास हो आपको क्या लेना, जितनी भी क्लास है वो कवर करेंगे. तो एनीवे पहले हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स, बाद में स्टार्ट करें इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स होते हैं? देखो, इनकम टैक्स तो एक ही टैक्स का नाम है, इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स किसी एक टैक्स का नाम नहीं है, ये कम्बिनेशन है टैक्सेस का. नंबर 1 एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इनका कम्बिनेशन है इनडायरेक्ट टैक्स. ये सारे के सारे टैक्स को मिलाकर के इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. इनकम टैक्स इज ए सिंगल टैक्स और बाकी सारे कंबाइंड है. ये कंबाइंड सारे अभी तक CA फाइनल में होते थे. CA फाइनल में क्या किया हुआ है, जैसे IPCC में तो टैक्स का एक पेपर है 100 मार्क्स का 50-50,
सीए फाइनल में टैक्स के 2 पेपर हैं, 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 100 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स, डिवाइड किया हो 100 ये 100 ये, यानी जो 200 मार्क्स का सिलेबस था आईपीसीसी में उठा के सारे को डाल दिया 100 मार्क्स में। तो जब आप एक बार यहाँ स्टडी करो, जब फाइनल में जाओगे आपको आधी बातें वही लगेंगी, तो वही हमने स्टडी किया था, ये तो दोबारा फिर पढ़ा रहे तो वही है, तो उसका रेपिटेशन है फाइनल में जाके। तो आईपीसीसी तो हो गया मच मोर डिफिकल्ट, फाइनल कंपेरेटिवली हो गया ईजी, क्योंकि ये पढ़ा हुआ होगा जब आप जाओगे। नहीं तो पहले क्या होता था, जब आप फाइनल में जाते थे इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्साइज क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो एनीवे ये तो था कि इंस्टीट्यूट की क्या प्लानिंग है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो जो भी सिलेबस मिलेगा वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट इनकम टैक्स। ये पार्ट जो मैंने लिखा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। पहले इनकम टैक्स चलेगा, फिर इंडायरेक्ट टैक्स चलेगा, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स तभी समझ में आता है जब इनकम टैक्स की अच्छी खासी नॉलेज हो, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो बेस है, सारे टैक्स का बेस है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इनकम टैक्स 1860 में, 1860 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इनकम टैक्स। ये बाकी टैक्स सब उसके बाद के हैं, बेस सबका ये है, इसलिए हम पहले इसको स्टडी करेंगे, बेस बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इनकम टैक्स। अब हमने जो इनकम टैक्स का पार्ट स्टार्ट किया, जो पार्ट लिखा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसका क्या मतलब है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा, दोबारा फिर रीड करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ, उससे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए कॉमन मैन 1 पर्सन मिस्टर एक्स, अगर ये आकर के किसी चार्ट अकाउंटेंट से बात करे, तो एक चार्ट अकाउंटेंट की और इनकी आपस में क्या बात होगी, और कैसे हमारा क्लासरूम का पार्ट इससे कनेक्ट होगा। हर चीज़ को हम रियल लाइफ के हिसाब से उठाएंगे, फिर क्लासरूम में जो लिखा उससे कनेक्ट कर लेंगे बाद में। देखिए आप इनकी आपस की बात देखिए। एक पर्सन कॉमन मैन एक चार्ट अकाउंटेंट के पास आएगा तो वो आकर के कैसे बात करेगा, क्या कहेगा, सीए क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। स्टार्टिंग से बात हम शुरू करते हैं, उनकी आपस में क्या बातचीत होगी। एक कॉमन मैन ने आके एक चार्ट अकाउंटेंट से कहा जी मुझे अपना टैक्स कैलकुलेट करवाना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही होगा, उसकी डिमांड ये होगी कि जी मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो। अब सीए से क्या कहेगा, आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आई आपके पास इनकम। उसने कहा जी मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं तो किसी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ। तो सीए के माइंड में टेक्निकल पार्ट आ जाएगा कि इस पर्सन की इनकम का जो ग्रुप है, जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी मुझे समझ में आ गई, ये कौन सी कैटेगरी की इनकम है, इसकी सैलरी हेड की इनकम है। इस तरह से एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो पैसा मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के सेज कि उसकी कैटेगरी आप पहचानो, फिर आगे बात समझ में आएगी। अगर कैटेगरी नहीं पहचानोगे तो आगे बात समझ में नहीं आएगी। तो वो हमने पहचान लिया कि ये इनकम उसकी सैलरी हेड की इनकम है। लेकिन अगर उसने ये ना कहा होता, उसने कहा होता जी मैं तो कोई काम वाम नहीं करता, अपने तो मकान दुकान बहुत है, प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, किराया आता है, हम तो खाली बैठते हैं, तो सीए विल नाउ अंडरस्टैंड कि इसकी इनकम कौन सी कैटेगरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी की है। उसने कहा नहीं जी मेरा तो बिजनेस है, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, प्रोफेशन है, इंजीनियर हूँ, तो हम समझ जाएंगे इसकी इनकम कौन सी कैटेगरी की है, बिजनेस हेड की। उसने कहा मैं तो लैंड बेची थी 10 लाख वाली 20 लाख में प्रॉफिट हुआ है, गोल्ड बेचा था, शेयर गुडविल एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ है, सिविल अंडरस्टैंड कैपिटल गेन हेड की इनकम है। उसने कहा जी ऐसा है कि मेरी तो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, मुझे तो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर का डिविडेंड मिलता है, इस तरह की इनकम है। तो फिर इसका मतलब इनकम कौन सी है, अदर सोर्स हेड की। उसने कहा जी मैं तो कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनाऊं, तो कौन से हेड की इनकम है, अदर सोर्सेज। यानी जो पहली 4 कैटेगरी में नहीं आ सकती इनकम, वो आएगी 5वीं कैटेगरी में। लेकिन ये आप कैटेगरी पहचानने के बाद इमीडिएटली माइंड में क्वेश्चन आएगा कैटेगरी बनाई क्यों है, क्या फर्क पड़ेगा, इनकम इज इनकम टैक्स करो, ये कैटेगरी फालतू में चेक करें कौन सी कैटेगरी की इनकम है, उसका रीजन सुनिएगा, रीजन क्या है, वो इसके आगे प्रोसीड करते हैं। जब इस पर्सन ने पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा था जी मैं एम्प्लॉई हूँ, तो सिविल आस्क हिम कितनी सैलरी मिलती है आपको, पूरे साल का बता दो मुझे। उस पर्सन ने कहा जी पूरे साल में मुझे मिलता 20 लाख रुपीस, इतना मिलता पूरे साल का एनुअल पैकेज है फुल ईयर का। अब आप मुझे बताओ इसको हम इनकम कहें या ग्रॉस रिसिप्ट कहें। एक पर्सन बिजनेस करता है, बिजनेस में जो से पैसा रिसीव होता है वो इनकम है कि ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट। तो ग्रॉस रिसिप्ट से इनकम कैसे कैलकुलेट करें, माइनस एक्सपेंसेस, डिडक्ट एक्सपेंसिव। व्हाट एक्सपेंसेस कौन से, यहां प्रॉब्लम आएगी। सिविल से आपको 20 लाख मिला है, इसमें से हमें एक्सपेंस लेस करनी है, कौन से एक्सपेंस, जो हमें इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि जो मैंने आपको एक्सपेंस बताने हैं
अगर हम हर टाइप की इनकम को मिक्स करके एक्सपेंस बता देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करके आपको एक्सपेंस बताएं तो कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय ने कहा मुझे 20 लाख मिला है, तो उसके एक्सपेंस जो लेस करने हैं वो इस कैटेगरी में है। हाउस प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा रेंट मिला था तो उसके एक्सपेंस कौन से लेस होंगे, वो इनकम टैक्स एक्ट ने इस कैटेगरी में बताया हाउस प्रॉपर्टी में, दूसरा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर सारे मिक्स कर दें सारे स्टडी करने पड़ेंगे। तो इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा इनकम कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस रिसिप्ट से एक्सपेंस माइनस करना है, मेक इट कंफर्टेबल, मेक इट ईजी, उसको उस कैटेगरी का एक्सपेंस बता दो कौन सा माइनस करना है। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, कंफर्टेबल हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कन्वीनियंस से ये सिस्टम इनकम टैक्स एक्सपर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो अकाउंटेंसी की तरह एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाना, 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, कंफर्टेबल हो जाएगा। एक ही बनाओगे डिफिकल्ट हो जाएगा। बताओ आप अकाउंटेंसी में कितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो? 1। कोई सा पैसा कहीं से उठा आ जाए, उठाओ P&L में क्रेडिट कर दो, कोई भी एक्सपेंस को डेबिट कर दो, आ जाएगी इनकम। इनकम टैक्स एक्सपर्ट से नो, वी डिफर फ्रॉम अकाउंटेंसी, हमारा सिस्टम वो नहीं रहेगा। हम 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएगा, और 5 के नेट प्रॉफिट निकाल के फिर ऐड कर देंगे। ऐड तो करेंगे अल्टीमेटली, टैक्स निकालेंगे तो बाद में फिर ऐड कर देंगे। तो कन्वीनियंस के लिए ऐसा किया गया। तो अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट ने कहा कि हम तो 5 का सारी इनकम का इकट्ठा P&L बनाते हैं और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। आपने बनाई है P&L, 11th क्लास में बनाया, क्या प्रॉब्लम आई? कुछ नहीं। इनकम एक्सपर्ट से आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिफरेंस है। आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप बोलते हो भी जो भी आपने एक्सपेंस इंकर किया पैसा अर्न करने में माइनस कर लो, और हम अपने पर्सन को बोलते हैं, हम अपने लोगों को बोलते हैं कैलकुलेट करते हुए कुछ भी अपनी तरफ से माइनस मत करना। हम बताएंगे एक एक बात, ये कैसे करना, ये कैसे करना, ये कैसे करना, ये लेस करना, ये मत करना, ऐसे करना, वैसे करना। तो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो अकाउंटेंसी एक्सपर्ट ने कहा ऐसा क्या डिटेल है, थोड़ा हिंट हमें भी तो दो, पता समझ में तो आए क्या डिटेल है। उन्होंने कहा पहले तो टाइम देख लो, आप कितना टाइम लगेगा, जो सिस्टम बताएंगे उससे अंदाजा आपको लग जाएगा। अब मैं आपको हिंट देता हूँ कि इसमें से कौन से एक्सपेंस माइनस करने हैं। पहली कैटेगरी, जो से एक्सपेंस माइनस करने हैं उसकी डिटेल जब हम डिस्कस करेंगे तो 8 क्लासेस, 4-4 घंटे की 8 क्लास लगेंगी अंडरस्टैंड करने में इसमें से क्या माइनस करना है। 32 आवर आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड क्या माइनस करना है। और जब हाउस प्रॉपर्टी की बात आएगी, वी नीड 6 मोर क्लासेस, 24 आवर फिर चाहिए ये समझने के लिए इसमें से क्या माइनस करना है। बिजनेस प्रोफेशनल वाले में 8 क्लास और 32 आवर, कैपिटल गेन में 6 क्लास और इसमें 3 क्लास। तो इनकम एक्सपर्ट ने कहा टाइम से अंदाजा लगा लो, हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो अकाउंटेंट्स के एक्सपर्ट ने कहा कि जी ठीक है, पता लग गया आप बहुत कुछ बताओगे, जरा बताओ तो सही क्या बताओगे, कुछ एग्जाम्पल देके तो बताओ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अकाउंटेंसी का में भी आप इनकम कैलकुलेट करते हो, नेट प्रॉफिट। इनकम टैक्स में भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। आप अकाउंटेंसी में स्टडी करोगे, वहाँ आपको बताएंगे ये माइनस करना, ये माइनस करना। जब इनकम टैक्स में आओगे तो हम कहेंगे वो माइनस मत करना, ये माइनस करना। दोनों अलग अलग हैं, पैरेलल अकाउंटेंसी चलेगी। उधर उसका ध्यान रखना, इधर इसका ध्यान रखना। लेकिन फिर वो बात आएगी, आप कहोगे जब समझ में ये नहीं आ रहा क्यों डिफरेंट क्यों है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। लेट्स अस्यूम कि एक पर्सन के पास एक पर्सन का बिजनेस है, बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी ले लो, और 50 लाख रुपया उसे इस बिजनेस के कनेक्शन में लोगों से मिला है, यानी ग्रॉस रिसिप्ट। शुड आई कॉल इट ग्रॉस रिसिप्ट और नॉट? अगर हमने आपसे फीस रिसीव की है, वो फीस हमारी क्या है? ग्रॉस रिसिप्ट के इनकम, ग्रॉस रिसिप्ट है। क्या उसमें से हमारे एक्सपेंसिव माइनस होंगे, उसके बाद हमारी इनकम आएगी। तो ये जो पर्सन बिजनेस कर रहा है मिस्टर एक्स, इसकी 50 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट है और एक मोटर कार बिजनेस में ये यूज़ करता है। और आपको पता है बिजनेस में मोटर कार यूज़ करेंगे तो डेप्रीशिएशन लेस होगा या नहीं होगा? बताओ। डेफिनेटली लेस करेंगे। अब मुझे उसका रेट बता दो, क्या रेट लगेगा। अब यहाँ पे आप साइलेंट हो जाओगे जब मैं रेट आपसे पूछूंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में कहीं पर भी रेट नहीं बताया हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन व्हाट रेट? AS 6 में देख लो, रेट है ही नहीं। AS 10 में देख लो, रेट नहीं है, रेट नहीं दिया हुआ। AS 6 तो ये बता रहा है डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो, लाइफ देख लो कितनी है। आपने CPT में थोड़ा सा आइडिया लिया होगा AS 6 का। AS 6 में आप बताओ कहीं रेट दिया डेप्रिसिएशन का? अकाउंटेंसी एक्सपर्ट कह रहे रेट देने की जरूरत क्या है, अपने आप देख ले पर्सन कितनी लाइफ है और कैलकुलेट कर ले। तो लेट्स अस्यूम अकाउंटेंसी में जब ये कहा गया आप खुद देख लो कितना ठीक लगता है, तो पर्सन ने कैसे देखा? हाँ भाई ठीक है, ये गाड़ी मेरी 10 साल चल जाएगी। 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, 10% माइनस कर देता हूँ। 5 लाख की गाड़ी थी, उसका 10% कितना बना? 50,000। 50,000 लेस कर लिया और उसने कहा जी मेरी इनकम है
4950। ये इनकम वो किसको बता रहा है? अपने आप को बताया जा रहा है। अकाउंटेंसी में इनकम कैलकुलेट कर किसको बताते हैं? अपने आप को। अपनी पिक्चर देखना चाह रहे हैं, जैसे दिल में आए वैसे देखो। मैं घर में बैठा सोच रहा हूँ कि मेरे 50 लाख टोटल रिसीव हुआ, मेरे पास गाड़ी भी है, उसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? इतना, ये लेस कर दिया, बाकी और एक्सपेंस लेस कर दिए, बैलेंस ही मेरी इनकम है। मैं अपने आप को बता रहा हूँ मेरी इनकम इतनी है। लेकिन जब आप बात आएगी इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स भरने का लाभ, हम भी यही बात कह देते हैं उससे कि भाई जितना ठीक लगता है लेस कर लो। अब देखो उसको क्या रहेगा। अब वो कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने 50,000 लेस करके बताया तो 4950 पे मुझसे टैक्स मांगेंगे। मैं उनको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जी मुझे लगता है गाड़ी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि अब मैं तो 2-4 बार ठोक ना दूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता चलाने में। 1 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है, मैं तो पूरा 5 लाख डेबिट करूँगा। तो गवर्नमेंट से अगर हमने ये कहा होता अकाउंटेंसी वालों की तरह, तो उस केस में अब ये 50,000 नहीं 5 लाख बन जाएगा। और कहीं आपने ले रखी गाड़ी 25 लाख की, वो डेबिट कर दोगे। BMW खरीद के लाए थे तो इनकम नील कर दोगे। क्या जरूरत है टैक्स देने की? इनकम नील, टैक्स नील। इसलिए कुछ भी बात आप नहीं सोच सकते, आपको एक एक बात हम बताएंगे। और इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है 15% की रेट पे डेफिनेट क्लेम कर लेना, चाहे इसको गाड़ी को आप ठोको या ना ठोको, हमें नहीं पता। कम ज़्यादा नहीं करने देंगे, पूरा प्रोसीजर। और 4 घंटे लग जाते हैं इनकम टैक्स की हमारी क्लास में। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, इसको अंडरस्टैंड करें। वी नीड 4 आवर टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्प्यूट डेप्रिसिएशन। एक एक बात बताई हुई है। उन्होंने कहा आपके डिस्कशन कहीं है ही नहीं, इसलिए डिफरेंस उसमें आता है। और इसीलिए हमने इनकम को डिवाइड किया 5 कैटेगरी में। यानी हमारा पार्ट ये था, ये कैटेगरीज हमने क्यों बनाई है, इसका पर्पस क्या है। 5 कैटेगरी में इनकम डिवाइड करने के बाद फिर हम पांचों कैटेगरी कौन कौन से एक्सपेंस है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिटेल में हम स्टडी करें, उसके बाद इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप सीए कर रहे हैं, आपके किसी पड़ोसी ने पूछा कि बेटा सीए कर रहे हो, आपने कहा हाँ, मेरी इनकम जरा कैलकुलेट कर दो, टैक्स कैलकुलेट कर दो। अब आपको लग रहा होगा इनकम कैलकुलेट करने में क्या है, बोलो कितना पैसा मिला था, बोलो कौन से एक्सपेंस है, आगे इनकम चलते फिर तो हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। नो, जब वो इनकम टैक्स से इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो मुझे सारे एक्सपेंसेस स्टडी करने हैं। ग्रॉस रिसिप्ट तो आप बता दोगे, माइनस क्या होगा मुझे नहीं पता। आई हैव टू स्टडी। कम से कम 30-35 क्लास लगाने के बाद ये समझ में आएगा कि इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और टैक्स कैलकुलेट करने की बात उसके बाद आई। देखिए अब इस पार्ट को दोबारा से अंडरस्टैंड करिए। आपको सीए बनना है तो पहले पता तो हो कि सीए काम क्या करता है। इन जनरल किसी स्टूडेंट से पूछ लो, वो कहेगा मुझे पता है। उनका एक ही रिप्लाई होता है, क्या रिप्लाई होता है, जी इनकम कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न भरते हैं, बस ये काम है। जबकि ये काम ही नहीं होता, ये काम सीए करता ही नहीं है। सीए के और सारे काम डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो मैं हर क्लास में आपको 2-4 एग्जाम्पल देके बताऊंगा। वो जो ये भी कोई काम है, देख लिया कौन कौन से एक्सपेंस है, स्टडी करके माइनस कर दिया, इनकम आ गई, ये कोई काम थोड़ा है। वो काम कौन से काम है, बड़े चैलेंजिंग जॉब है। और चैलेंजिंग जॉब है, काम करने में मज़ा आता है। और जो चैलेंजिंग जॉब करता है पैसा भी चैलेंजिंग लेता है कि ये चैलेंजिंग जॉब है, पैसा भी देना पड़ेगा उसके हिसाब से। एक सीए है जो अर्न करता है 1 करोड़, एक अर्न करता है 5 करोड़, एक अर्न करता है 10 करोड़, हर एक का अलग अलग है सीए, सबकी अर्निंग अलग अलग है। वो मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल देके बताऊंगा। वो काम वो पहली क्लास में समझ में नहीं आएगा कौन से काम होते हैं, बीच में जैसे एग्जाम्पल आएगा मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल, ये काम है असली, जिसको आपको लगेगा ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन वो मज़ेदार काम है। उसमें काम तो करना पड़ता है लेकिन वो अच्छा भी लगता है। पहले देखिए बेसिक पार्ट। नाउ सीए सेज कि भाई देखो ऐसा है, आप क्या करते हो आप बताओ, फिर मैं उस बात को रिपीट करता हूँ। उसने कहा जी मैं एम्प्लॉय हूँ, कितना पैसा मिलता है आपको। उसने कहा जी साल का मुझे कोई फिगर लेता हूँ 20 लाख। तो 20 लाख से इनकम कैलकुलेट करनी है, ये तो ग्रॉस रिसिप्ट है। इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर हेड की हमें पूरी नॉलेज है, हम इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब जब हम इस हेड को स्टडी करेंगे डिटेल में, तो आप समझ जाना कि इस हेड को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसलिए स्टडी कर रहे हैं, कल को हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया और उसके पास पैसा इस हेड का है, हम उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें ये हेल्प करेगा। इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस हेड को स्टडी करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, तो आप क्या सोचेंगे, कल को कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसके पास प्रॉपर्टी होता है, किराए पे दिया हुआ, उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, इस हेड की जो नॉलेज है वो हमारी हेल्प करेगी और हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक वाइज पांचों हेड जब हम स्टडी कर लेंगे, देन यू आर कॉन्फिडेंट कि अब इनकम निकालनी तो हमें आ गई। कोई पर्सन आ जाए, इनकम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा अगला टारगेट बनता है टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो उस बात पे भी हम आएंगे। तो ये जो पांचों हेड है 1 बाय 1 अभी तो हमने टेकअप करने हैं। मैं तो आपको एक ब्रीफ आइडिया पहले दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या स्टडी करेंगे, हम क्यों स्टडी करेंगे, फिर सिस्टमेटिकली उसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या रहा, अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा,
आपको जो पैसा मिल रहा है वो कौन सा है, किस टाइप का मुझे बताओ। उसने जब बता दिया तो इमीडिएट आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, आप इसे पहचानेंगे कौन सी कैटेगरी का पैसा है। जिसको कैटेगरी पहचानना नहीं आएगा वो पर्सन इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकता। इमीडिएट पहचानना है कौन सी कैटेगरी का है। एक बार कैटेगरी पता लग जाएगी तो उस कैटेगरी के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो डिटेल में पता होने चाहिए, वो माइनस होंगे बीच में से, और माइनस करने के बाद फिर आएगी इनकम। इनकम के बाद काम शुरू होगा टैक्स कैलकुलेशन का। तो व्हाट इज हेड ऑफ इनकम, व्हाट इज कैटेगरी ऑफ इनकम, आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया क्यों किस पर्पज से बनाए गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं भी ऐड करूँगा। ये पहला स्टेप है कि इनकम कैलकुलेट करनी है, उसकी कैटेगरी को पहचानो, और कैटेगरी पहचानने के बाद क्या करेंगे, उस कैटेगरी के एक्सपेंस लेस कर दो, फिर आएगी इनकम। अब बीच में कुछ वर्ड मैंने सेक्शन में लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस सेक्शन, देखिए अगर मैं कहता हूं कि जी सैलरी की कैटेगरी है, ये क्लाइंट ने हमें बता दिया कि वो एम्प्लॉई है, कैटेगरी पता लग गई। अब एक्सपेंस लेस करने हैं, तो ये एक्सपेंस क्या कहीं लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे होंगे। कहाँ लिखे होंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, हर बात कहाँ लिखी होगी, इनकम, जैसे आपने सीपीडी में स्टडी किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किया नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड हर बात कहाँ लिखी होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इनकम टैक्स से कनेक्टेड हर बात कहाँ लिखी होगी, इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लिखी होगी, अगर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट दिखाऊं तो मैं ये कहूँ कि जी सैलरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन आप कहोगे जी ये तो इतना बड़ा एक्ट है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है। लेट्स सुन के मैं किसी को कहूँ जी अपने आप पढ़ लेना, ये सैलरी में से क्या क्या लेस करते हैं, अपने आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, अपने आप पढ़ लेना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, ढूंढे कहाँ, टॉर्च लेके ढूंढते रहेंगे, खुद गुम हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। तो आप ही कहोगे सर कुछ हिंट तो दे दो हमें कहाँ पे है, तो मैं कहूँगा हिंट क्या, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। एग्जैक्ट मैंने बताया क्या, सेक्शन 15 to 17, मैंने कहा एग्जैक्ट सेक्शन 15 to 17। अब अगर मैं कहता हूँ ये एग्जैक्ट 15 to 17, तो कितने स्टूडेंट जो बात को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जिसको पता है सेक्शन क्या होता है वो तो समझ गया, जिसको ये नहीं पता सेक्शन क्या होता है वो कहेगा ये क्या हुआ, नई प्रॉब्लम आ गई 15 to 17। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये पता है सेक्शन क्या होती है। चलिए सुनिए सेक्शन क्या होते हैं। देखो अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है या कोई भी एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सारे के सारे पैराग्राफ्स में लिखे जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड है, कुछ भी लिखते हैं पैराग्राफ्स में लिखते हैं। अगर मैं इन सारे पैराग्राफ्स की नंबरिंग कर दूं और फिर आपको बता दूं कि पैराग्राफ नंबर दिस एंड दिस, इसमें डिटेल है, तो बताइए आपके लिए वो पैराग्राफ निकालना कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सारे की नंबरिंग कर दूं और ये बता दूं कि पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है, सीधा सारी नंबरिंग की हुई है, तो आप इमीडिएटली पैराग्राफ नंबर 4 निकालोगे। और इसी नंबर्ड पैराग्राफ को हम बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन का मतलब है पैराग्राफ का नंबर। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 15 to 17, तो आप समझ जाओगे। अब क्या समझ जाओगे कि इनकम टैक्स एक्ट उठाओ, पैराग्राफ नंबर 15, पैराग्राफ नंबर 16, पैराग्राफ नंबर 17, 3 पैराग्राफ पढ़ लो, सब पता लग जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 to 27, इसका अंदर पैराग्राफ नंबर 22, 23, 24, तो जो नंबर्ड पैराग्राफ है उसको सेक्शन बोलते हैं। अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट में टोटल पैराग्राफ है 298, ये जो एक्ट मैंने अभी दिखाया इसमें टोटल 298 है। अब अगर हमें ये पता लग जाए ना कौन सी बात कौन से पैराग्राफ में है, वो पैराग्राफ निकालने में 1 मिनट लगेगा। और अगर हमें नंबर नहीं पता, मैं कहता हूँ जी सैलरी के बारे में एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन तो मुझे भी याद नहीं, देख लेना कौन सा है, तो देखते रह जाओगे कौन सा है, ढूंढेंगे नहीं ना, ढूंढ कैसे। तो इसलिए सेक्शन का नंबर याद होना जरूरी है, और ये सेक्शन के नंबर एग्जाम में आपको लिखने हैं। कोई भी बात आप लिखेंगे पहले सेक्शन का नंबर लिखेंगे, ये बात कहाँ लिखी हुई है। इंस्टीट्यूट से पहले आप सोर्स बताओ, आप जो बात कह रहे हो बात आई कहाँ से, कहाँ लिखी हुई है, आप सोर्स बताओ। क्योंकि जब आप कल को एज ए चार्ट अकाउंटेंट देखिए, अब आएगा एक जॉब में अभी आपको बताऊंगा सीए का क्या। जब चार्ट अकाउंटेंट कोर्ट में केस टेकअप करेगा, क्या सीए कोर्ट के अंदर केस टेकअप कर सकता है, वेदर सी इज एन एडवोकेट, नो, एडवोकेट तो नहीं है, क्या केस टेकअप कर सकता है, यस। जब कोर्ट में जज के सामने एडवोकेट या सीए कोई भी बात कहता है, तो जज से पहले सेक्शन बोलो, पहले आप सोर्स बताओ, अपनी तरफ से नहीं बना के बोलना। आप मेरे सामने कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जो एक्ट में नहीं लिखी हुई, आपको सोर्स बताना। सीए ने कहा जी सोर्स तो सर मुझे सेक्शन तो याद ही नहीं, मैंने तो आईपीसीसी में भी नहीं याद किए, फाइनल में नहीं किए, तो कोर्ट विल जज विल से ऐसे करो घर चले जाओ, जब याद हो जाए तब आना। वी कांट से कि सर मैं घर जा रहा हूँ, मैं एक्ट लेके आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ, देखो इसमें लिखा, याद होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक मूवी से कनेक्ट कर देता हूँ। मर्दानी जो है मूवी, किसने देखी है, कितने बच्चों देखी, उसमें कहीं सेक्शन की कोई बात आई थी ना, तो जिन्होंने देखा है वो, उनको समझ में आ रहा होगा सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है।
एक क्रिमिनल को जब पकड़ा उसने, तो सबसे पहले क्रिमिनल जो है पुलिस को क्या कहता है, कौन से सेक्शन में एक्शन ले रहे हो, कहाँ लिखा है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उसे सेक्शन बताता है। लेकिन रानी मुखर्जी ने नई स्टाइल से बताया, उन्होंने पहले एक चांटा लगाया सेक्शन दिस, फिर उसने एक और चांटा लगाया दिस सेक्शन, फिर एक और चांटे लगा लगा के सारी सेक्शन याद करवा दी, ये इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, जैसे मैं अभी। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, जब आपको सेक्शन याद हो गए, अब आप एज ए सी आर्ग्यू करेंगे, तो आप सेक्शन जब नंबर बोलेंगे तो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर एज पर सेक्शन 16 इट इज़ लाइक दिस, जज इमीडिएटली से फाइन एग्रीड, क्योंकि सामने वाले को भी याद होनी चाहिए कि जज कांट से मुझे तो याद नहीं, मैं याद करके आता हूँ। दो एक्सपर्ट जब बात करेंगे, दोनों को याद हो, दोनों नंबर में बात करते हैं। आप नोट करना, जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, आपके सर बहुत बार बात करेंगे फ़ोन पे नंबर में। अच्छा 143(2) का नोटिस है, अच्छा इसको ऐसा करो, 142(1) में ऐसा करना पड़ेगा, 57 में ऐसा कर दो, 56 में ऐसा कर दो। आपको पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, और क्रिकेट के मैच की बात तो नहीं कर रहे उसके 56 में, उसके वो सेक्शन में बात होती है। अगर सेक्शन याद, तो मेरा कहने का मतलब है आपको सेक्शन स्टार्टिंग से सारे याद करने हैं। सेक्शन के बिना हमारा काम नहीं। जैसे मैं सेक्शन की इंपॉर्टेंस देखिएगा, मान लीजिएगा पुलिस ने किसी का केस बनाया, तो टीवी चैनल वाले पूरी केस की कहानी नहीं बताते, सेक्शन बोलते हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया 302 में, अब जिसको तो सेक्शन पता है, जो देख रहा है टीवी, वो तो समझ जाएगा, वो कहेगा बाकी पता नहीं क्या करें, 302 में केस रजिस्टर कर लिया। अब 302 जिसको तो पता है ये सेक्शन है, कौन से एक्ट का है, वो तो समझ जाएगा। तो जब भी बात अगर सेक्शंस का कोई भी पार्ट होगा, तो जिसको याद होता है वही समझता है, जिसको पता होता है उसमें क्या, वरना वो देखता रहेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जाओगे सेक्शन में बात, कोर्ट में जाओगे सेक्शन में बात, हर जगह सेक्शन में बात होगी। 302 अगर हम बोलते हैं, पुलिस अगर बोलती है, तो वो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का, इनकम टैक्स का नहीं है। कोई इमीडिएटली पता लग जाता है कौन सा एक्ट का होगा, क्योंकि सारे एक्ट स्टडी किए हो, सबके सेक्शन याद हो, पता लग जाता है ना कौन से एक्ट का कौन सा सेक्शन है। अभी खाली आपको एक ही एक्ट थोड़ा याद करना है, आपको सारे एक्ट के सारे सेक्शन याद करने हैं। करीब 7-8 एक्ट हमारे इसमें है। उसके बाद लॉ का भी आपका पेपर है पूरा, उसमें भी है 7-8 एक्ट उसमें है, कंपनी एक्ट का पार्ट भी है, वो सब याद करने, फिर फाइनल भी उतने सारे वो याद करने हैं। तो अगर हम ये बोले 302 ऑफ आईपीसी, इसमें है मर्डर का केस। अगर कोई मर्डर करता है, सेक्शन 302 में लिखा हुआ है कि उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या उसे फांसी भी लगाई जा सकती है। और अगर टीवी चैनल पे आता है उसके अगेंस्ट 302 का केस रजिस्टर हो गया, तो जिसको पता वो समझ जाएगा अरे ये तो मर्डर का केस है, मर्डर का केस रजिस्टर हो गया। 307, इस तरह से बहुत सेक्शंस है। और सबसे पॉपुलर जो सबको पता होगा 420 अब ये 420 क्या है, ये सेक्शन का नंबर है। लोग वैसे आम यूज़ नहीं करते। अच्छा 420 बनना ज़्यादा, अच्छा तो 420 किया तुमने हमारे साथ, 420 किया, फिर 420 लैंग्वेज बन गया, ये सेक्शन का नंबर है। 420 में लिखा हो फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड करेगा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 420 कह रहा है, उसके सेक्शन ले सकते हैं। ये 420 सेक्शन सबको याद होता है। उससे पूछ लो जो आम यूज़ करते 420 है, पता नहीं जी, सब लोग कहते हैं 420 हो गया तो 420 सेक्शन है। ऐसे 144 बड़ा पॉपुलर है, 144 ये भी बड़ा कॉमन है। इसमें भी डिटेल बताते नहीं, कहते जी 144 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, 144 डिक्लेयर हो गया। अब जिसको नहीं पता वो तो अपना मस्त रहता, हो गया होगा डिक्लेयर और जिसको पता है वो अलर्ट हो जाता है। देखो 144 में क्या होता है, अगर 144 डिक्लेयर हो जाए, किसी भी प्लेस पर 5 या ज़्यादा लोगों का ग्रुप बना के खड़े होना अलाउड नहीं है। पता लगेगा ये 10 मिनट इकट्ठे खड़े थे, पुलिस की गाड़ी आएगी, अरेस्ट करके ले जाएंगे। आपको पता नहीं 144 डिक्लेयर हुआ है, तो आपको ये क्या हुआ बताओ तो सही, हमें कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कर दिया हमने, कुछ भी तो नहीं किया। 144 था, आपको पता नहीं 144 था, पुलिस स्टेशन जाके समझ में आता 144 क्या था तो ये सेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है। तो आप इससे आप अब क्या होगा, अब आप याद कर लोगे, सेक्शन आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पार्ट इज दिस, अब इसको आगे और एक्सपेंड करते हैं। अच्छा हाँ, मैं सीए का एक मेन आपको काम बताना भूल गया, वो देखिए मेन काम, ये रिटर्न फाइल करना और ये ऑडिट करना, ये तो बड़े रूटीन से काम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो होते हैं, रियल काम जो होते हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देकर दिखाता हूँ। देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन का टैक्स आ रहा है 5 लाख, मिस्टर एक्स का टैक्स 5 लाख, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा नहीं आपका टैक्स तो 15 लाख आता है, हमारे हिसाब से 15 है, उन्होंने कहा जी हमारे हिसाब से 5 है। अब ये हिसाब तो एक ही है, गवर्नमेंट का हिसाब, ये अपना अपना हिसाब कैसे हुआ, इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है इनकम टैक्स एक्ट में, या सबको अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करनी है, ये तो एक ही हिसाब है। मान लो हम जाके एग्जाम लिख दें, नहीं जी हमारे हिसाब से बनता है, आप हमारे हिसाब से मार्क्स दो, तो एक ही रहेगा ना। अब ये डिफरेंस कैसे आता है, लॉ मेकर ने कहा कि जो भी एक्सपेंस लेस करना है हम कोशिश करेंगे एक एक करके आपको बता दें। सारी कोशिश करने के बाद इतने सारे एक्सपेंस बच गए जो एक्ट में लिखे ही नहीं हुए, सो मैनी आर देयर।
उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब ये बात आज भी क्वेश्चन मार्क लगी हुई है इस बात के ऊपर कि एक्ट में, लॉ में बात क्लियर ही नहीं है, आज भी क्वेश्चन मार्क है। कौन सा एक्सपेंस